देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, एक ऐसा गांव जहां के स्थानीय लोग अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं बल्कि बंधक चुड़ैल के पास जाते हैं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं था। पर जब बिछौनी जिला अस्पताल का कार्यभार मुझे सौंपा गया तो मैंने वो देखा जिसे देखकर दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि इनके पास वो थी जो मुर्दों में भी फिर से जान फूंक देती थी। दरअसल जब मैं बिचौनी जिला अस्पताल का कार्यभार संभालने बिचौनी जिला अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल में मुझे उस मरीज की तरह लगा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। दरअसल अस्पताल की इमारत इस जर्जर हालत में थी कि कभी भी ढह सकती थी और यही कारण था कि वहां अस्पताल का कोई भी कर्मचारी नहीं था। जबकि मुझे जो बताया गया था उसके हिसाब से 3 नर्स, 4 डॉक्टर और 10 अन्य कर्मचारी होने चाहिए थे। अभी मैं अस्पताल के बाहर खड़ा यही सोच रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारते हुए बोला, अरे यशवंत सर। अपना नाम सुनते ही जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि कुर्ते पजामे में एक 6 फुट लंबा चौड़ा नौजवान मुझे नजर आया। इससे पहले मैं उससे कोई सवाल करता कि वो बोला, मैं देवरा आपके इस अस्पताल का वार्ड बॉय हूँ। उसके ये कहते कि वो अस्पताल का वार्ड बॉय है तो मैंने उससे पूछा कि बाकी का स्टाफ कहाँ है। मेरे इस सवाल करते ही वो वार्ड बॉय बोला, क्या सर, जब अस्पताल ही नहीं है तो स्टाफ कहाँ होगा। ऐसा कीजिए, पहले चलिए फ्रेश हो जाइए, फिर आपको विस्तार से सब बताएंगे। ये बोलकर उसने मेरा बैग उठाया और अपने घर ले आया। उसके घर पहुंचने के बाद जब मैंने फिर से अस्पताल के बाकी कर्मचारियों की बात की तो उसने बोला कि कर्मचारी तो हैं पर कागजों पर। दरअसल जो भी कर्मचारी यहाँ पर आता है वो अस्पताल की हालत देखकर ज़्यादा दिन नहीं रुकता है। वैसे भी गांव वालों को किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। उस बाय बोर्ड ने जब बातों ही बातों में ये कहा कि गांव वालों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है तो मैं बीच में हंसते हुए बोला, भला ऐसा कौन सा टीका लगवा लिया है जो यहाँ के लोग बीमारी नहीं पड़ते। मेरे इतना बोलते ही देवरा बोला, गांव वालों को टीका की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास कंठनी है जिसके पास हर मर्ज की दवा है, यहाँ तक कि वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। देवरा की ये कहते ही मेरे अंदर का पढ़ा लिखा डॉक्टर एकदम से भड़क उठा, भला ऐसे कैसे कोई मरे हुए को जिंदा कर सकता है। और जब मैंने यही सवाल करते हुए देवरा से कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब है, ऐसा भला कैसे हो सकता है। मैंने ये सवाल किया ही था कि तभी देवरा ने मुझे एक डेथ सर्टिफिकेट थमाते हुए कहा, ये मेरी बहन का डेथ सर्टिफिकेट है सर, पर कंठनी ने उसे जिंदा कर दिया। देवरा जिस तरह से अपनी बात रख रहा था उससे ये साफ था कि वो जो कुछ भी कह रहा है उसमें पूरी सच्चाई है। पर मैं बिना देखे इतनी बड़ी बात पर कैसे यकीन कर लेता। और जब देवरा को ये बात समझ में आ गई कि मैं बिना किसी ठोस सबूत के विश्वास नहीं करूँगा तो उसने मुझे अपने साथ सुजालपुर चलने को बोला, उस कंठनी से मिलने। फिर मैं भी फौरन तैयार हो गया और फिर उसी शाम में देवरा के साथ पहुंचा सुजालपुर। पहले तो मुझे लगा कि सुजालपुर किसी कस्बे का नाम होगा, पर जब देवरा मुझे जंगल के रास्ते लेकर एक सुरंग के मुहाने पर पहुंचा तो मैंने देवरा से पूछा, यार ये कौन सी जगह है। मेरे इस सवाल पर देवरा ने कहा कि यही गांव वालों का अस्पताल है जहां सिर्फ बीमार ही नहीं बल्कि सब कुछ ठीक हो जाता है। आप बस मेरे पीछे पीछे आओ, बाकी सब आप अपनी आंखों से देख लोगे। देवरा इतना बोलकर उस सुरंग में दाखिल हो गया और उसके अंदर जाते मैं भी घुस गया। सुरंग के कुछ अंदर जाते ही एक बड़ी हॉल टाइप का कमरा आया जिसमें बहुत सारे दूसरे सुरंग बने हुए थे और उन सुरंगों में से रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अभी मेरा ध्यान उन चीखों पर ही था कि तभी वार्ड बॉय देवरा ने मेरा हाथ पकड़ा और उन कई सुरंगों में से एक में लेकर जाने लगा। उस सुरंग में काफ़ी अंधेरा था, मैं तो सिर्फ अंदाजे से देवरा के साथ साथ चल रहा था। फिर कुछ आगे जाने के बाद वो अंधेरा छटा और सुनहरी रोशनी नजर आई और फिर जैसे उस रोशनी के करीब पहुंचा तो मैंने पाया कि वहाँ भी एक बड़ा सा हॉल है जहाँ कई लोग लाश की तरह ज़मीन पर लेटे हुए थे और एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 8 से 9 साल की होगी, वो अपने बड़े बड़े नुकीले नाखून से उन सोए हुए लोगों के शरीर को खरोंच रही है। उस बच्ची को लोगों को खरोंचता देख मैं देवरा से बोला, ये क्या हो रहा है।
अभी इतना ही कहा था मैंने कि तभी देवरा ने कहा, सर यही है कंठनी, ये एक चुड़ैल है जो लोगों का इलाज करती है। अब ये सुनकर मैं दंग रह गया। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग वहाँ से उठे और लहूलुहान हालत में उस सुरंग से बाहर जाने लगे। उनके जाने के बाद मैं भी देवरा के साथ बाहर आ गया। सुरंग से बाहर आने के बाद जब मैंने देवरा से पूछा कि ये कैसा इलाज है जिसमें मरीजों को जख्मी किया जाता है, तो मेरे इस सवाल पर देवरा ने बोला, जैसे जैसे इनका इस जख्म भरेगा तो वैसे वैसे ये ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, उस रात का अनुभव मेरे लिए बड़ा ही अजीब रहा। साथ ही मेरे जहन में कई सवालों ने जन्म ले लिए थे, पर मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिला और मैं कुछ दिनों के बाद वापस से लौट आया। देवरा से आज भी मेरी बात होती है और वो मुझे हमेशा कंठनी की कोई ना कोई नई बात बताता रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, राहुल की वो रात जो कोटा हाईवे पर शुरू हुई थी, पर अब उसके दिमाग में एक अनसुलझा रहस्य बन चुका था। वो एक साधारण इंजीनियरिंग छात्र था जिसका जीवन किताबों, हॉस्टल की रातों और सपनों के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन उस रात जब उसने हाईवे पर उस ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी तो उसकी जिंदगी एक ऐसी दहशत में बदल गई जिसे वो कभी भूल ही नहीं सकता। ये कहानी उस रात की है जो राहुल के लिए एक भयावह सपने से कम नहीं थी। दोस्तों, राहुल का हॉस्टल कोटा के बाहरी इलाके में था, जहां से स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता हाईवे से होकर गुजरता था। उस रात उसका दोस्त जो उसे स्टेशन छोड़ने वाला था, अचानक ही वो बीमार पड़ गया। ट्रेन का समय काफी नजदीक था और राहुल के पास कोई और साधन भी नहीं था, तो उसने सोचा कि हाईवे पर कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। तो उसने अपने कंधे पर बैग टांगा और अपने तेज कदमों से हाईवे की ओर चल पड़ा। उस वक्त रात गहरी थी और आसमान में चांद की धुंधली रोशनी सड़क पर बिखर रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो राहुल के रोंगटे खड़े कर रही थी। सड़क के दोनों ओर खेत थे, लेकिन रात के सन्नाटे में वे किसी भयावह रहस्य को छुपाए हुए लग रहे थे। राहुल ने अपने डर को दबाया और वो चलता रहा। फिर कुछ देर के बाद दूर से एक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी उसे दिखाई दी, तो उसने राहत की सांस ली और अपना हाथ उठाकर ट्रक को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद से वो ट्रक धीमा हुआ और सड़क के किनारे आकर रुका। ट्रक बहुत ही पुराना और जर्जर था। उसकी बॉडी पर जंग के धब्बे थे और खिड़कियां इतनी धूल भरी थी कि अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर ट्रक के पास जाकर खिड़की पर दस्तक दी। तभी दरवाजा खुला और अंदर से एक साए जैसी आकृति ने उसे अंदर आने का इशारा किया। पर राहुल को कुछ अजीब लगा, लेकिन ट्रेन छूटने का डर उसे ट्रक के अंदर खींच ले गया। ट्रक का केबिन भी अंदर से और भी ज्यादा डरावना था। सीटें कटी फटी हुई थी और एक अजीब सी दुर्गंध हवा में तैर रही थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। डैशबोर्ड पर कुछ पुराने कागज पड़े थे और एक टूटी हुई मूर्ति थी जिसके चेहरे पर खून जैसा लाल दाग था। तभी राहुल ने अपनी नजरें नीचे रखी और अपने बैग को गोद में कसकर पकड़ लिया। ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ने लगा, लेकिन उसकी गति कुछ ज्यादा ही तेज थी। सड़क के दोनों ओर के पेड़ धुंध में गायब हो रहे थे और राहुल को लग रहा था कि वो किसी अनजान दुनिया की ओर बढ़ रहा है। फिर कुछ देर के बाद राहुल ने ड्राइवर की ओर देखने की हिम्मत की, तो उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी वे आंखें ऐसी थी मानो उनमें कोई जिंदगी ना हो। वे एकदम खाली थे और उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई भटकती आत्मा हो। जिन्हें देखते ही राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने अपने डर को दबाने की कोशिश की और सोचा कि शायद वो थकान की वजह से ऐसा सोच रहा है। लेकिन तभी ट्रक अचानक एक तीखे मोड़ पर रुका, तो सड़क के किनारे एक पुराना जर्जर ढाबा था, तो उसकी दीवारें भी टूटी हुई थी और छत पर काई जमी थी। ढाबे की एकमात्र लालटेन हवा में झूल रही थी और उसकी रोशनी में साए नाच रहे थे। पर राहुल को लगा कि ड्राइवर शायद खाना खाने रुका है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ट्रक से नीचे उतर गया और ढाबे की ओर चल दिया। तभी राहुल ने सोचा कि उसे भी उतर जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर मानो जम से गए थे। वो ट्रक में ही बैठा रहा। ढाबे की ओर देखते उसे लगा कि वहां पर कुछ गलत है, क्योंकि खिड़कियों से कुछ आकृतियां झांक रही थी, लेकिन वे इंसान नहीं लग रही थी। उनकी आंखें चमक रही थी और उनके चेहरों पर एक भयानक मुस्कान थी। तभी राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि ये सब उसका वहम है। जब उसने अपनी आंखें खोली
तो ड्राइवर वापस से ट्रक में आ गया। उसके हाथों में कुछ था जो उसने जल्दी से अपनी जेब में छिपा लिया। वो ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन अब सड़क और भी अजीब हो गई थी। सड़क के दोनों ओर खेतों की जगह अब घने जंगल दिखाई दे रहे थे, जिनमें से अजीब सी आवाजें आ रही थी। कभी कोई चीख तो कभी कोई हंसी। राहुल को लग रहा था कि वो किसी भयानक सपने में है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। पर ट्रक की गति अब और भी तेज हो गई थी। तभी राहुल ने बाहर देखा तो उसे लगा कि सड़क अब सड़क नहीं थी, बल्कि एक संकरी पगडंडी थी जो जंगल के बीच से गुजर रही थी। पेड़ों की टहनियां ट्रक को छू रही थी और उनकी आवाज ऐसी थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। पर अब राहुल का मन पूरी तरह से डर से भर गया था। तभी उसने ड्राइवर की ओर फिर से देखा तो इस बार ड्राइवर का चेहरा और भी साफ दिख रहा था। उसकी त्वचा पीली और सिकुड़ी हुई थी जैसे कोई लाश। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा चमक रही थी और उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो वो राहुल को किसी अनजान खतरे की ओर ले जा रही हो। तभी राहुल के दिमाग में एक पुरानी कहानी याद आ गई जो उसने अपने हॉस्टल के दोस्तों से सुनी थी कि कोटा हाईवे पर कई साल पहले एक ट्रक ड्राइवर की कहानी थी जो रात में अकेले यात्रियों को लिफ्ट देता है और फिर उन्हें जंगल में ले जाकर गायब कर देता था। लोग कहते थे कि वो ड्राइवर कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए हाईवे पर भटकता है। राहुल ने उस समय इसे मजाक समझा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद वो कहानी सच थी। तभी ट्रक एक पुराने पुल पर रुका और उस पुल के नीचे बहती नदी का पानी एकदम काला था और उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। तभी राहुल ने बाहर देखा तो उसे लगा कि नदी में पानी नहीं बल्कि कोई काला गाढ़ा तरल बह रहा था। तभी ड्राइवर ने ट्रक का इंजन बंद कर दिया और राहुल की ओर मुड़ा। पर अब उसकी आंखें और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। पर राहुल का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा जाम था। तभी उस ड्राइवर ने धीरे धीरे अपना हाथ राहुल की ओर बढ़ाया और तभी राहुल की नज़र उसकी जेब पर पड़ी तो उसमें से एक पुराना फोटो आधा बाहर निकला हुआ था। फोटो में एक लड़की थी जिसके चेहरे पर वही खून का दाग था जो ट्रक की मूर्ति पर था। पर अब राहुल के दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ गया। ये लड़की कौन थी और ये ड्राइवर कौन था और वो उसे कहाँ लेकर जा रहा था। तभी ट्रक के बाहर से एक चीख सुनाई दी। राहुल ने बाहर झांक कर देखा तो वहां पर एक आकृति थी जो उसी फोटो वाली लड़की जैसी लग रही थी, पर उसकी आंखें खाली थी और उसका चेहरा खून से सना था। वो ट्रक की ओर बढ़ रही थी और राहुल का डर अब हद से पार हो गया था। तभी उसने पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कुछ फायदा ही नहीं हुआ। ड्राइवर की आकृति अब और भी भयानक हो गई थी और उसका चेहरा धुंधला हो रहा था और उसकी जगह पर एक कंकाल जैसी शक्ति दिखाई दे रही थी। तभी राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वो ट्रक में नहीं था, वो सड़क के किनारे पड़ा था और उसका बैग कुछ दूर पड़ा हुआ था। दूर से ट्रक की हेडलाइट की रोशनी दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे जंगल में गायब हो रही थी। तभी राहुल ने हाँफते उठकर अपने आसपास देखा तो वो उस पुल के पास था जहां पर ट्रक रुका था, लेकिन अब वहां पर कोई नदी नहीं थी, ना ही कोई ढाबा, पर वो सड़क पूरी तरह से सूनी थी। राहुल ने अपने बैग को उठाया और वो स्टेशन की ओर चलने लगा, पर उसका दिमाग अब सुन्न हो गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। जब वो स्टेशन पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी ट्रेन अब छूट चुकी है, लेकिन उस रात की यादें उसके साथ हमेशा के लिए रह गई और राहुल के मन में कई सवाल थे। क्या वो ट्रक वास्तव में था या कोई भटकती आत्मा का साया? वो ड्राइवर कौन था और उस लड़की जिसकी फोटो और शायर राहुल ने देखा वो कौन थी? इन्हीं सब सवालों का जवाब उसे कभी नहीं मिला, लेकिन एक बात पक्की थी कि उस रात के बाद राहुल ने कभी कोटा हाईवे पर रात में कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।